हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सार्क के बारे में। पीजी सेमेस्टर थर्ड के पेपर 12 है साउथ एशिया 1950 ऑनवर्ड्स। इसके दूसरे यूनिट में हमें सार्क को पढ़ना है और साथ ही साथ सार्क किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। सार्क SAARC, इसका पूरा नाम है S फॉर साउथ, A फॉर एशियन, अगेन A फॉर एसोसिएशन, R फॉर रीजनल, C फॉर कॉरपोरेशन। मतलब साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में देखें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात दक्षेस। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसके संस्थापक देश 7 थे, जो आप हरे कलर से देख पा रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका इसके संस्थापक देश हैं। संस्थापक देश अर्थात इन 7 देशों ने मिलकर सार्क की स्थापना की थी। 8वें देश के रूप में अफगानिस्तान इसमें बाद में शामिल हुआ और वर्तमान में इसमें 8 देश हैं। तुर्की और रूस ने सार्क में शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन ये सार्क के सदस्य नहीं हैं। वहीं सार्क के अगर पर्यवेक्षक देशों की बात करें तो ये इनकी संख्या 9 है। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपीय यूनियन, कोरियन रिपब्लिक, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। पर्यवेक्षक देश उनको कहते हैं जो सार्क की गतिविधियों पे निगरानी रखते हैं, नज़र रखते हैं। अगर आप मैप में देखें तो ये एशिया का मैप है और ये एशिया का दक्षिणी क्षेत्र है। ये एशिया का दक्षिणी क्षेत्र है जो सार्क का क्षेत्र है। आइए इसको अगले नक्शे पे देखते हैं। ये सार्क का मैप आप देख पा रहे हैं। ये आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आइलैंड, ये सारे के सारे सार्क के 8 देश हैं जो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। सार्क के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है, जबकि इसका सचिवालय ये भी नेपाल काठमांडू में है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को की गई थी। इसके सचिवालय के द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं तो इसके सचिवालय द्वारा सार्क के गतिविधियों के कार्यान्वयन का समन्वयन और निगरानी किया जाता है। संघ की जितनी भी बैठकें होती हैं इसका प्रबंधन और आयोजन मुख्यालय और सचिवालय करते हैं। सार्क एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच संचार के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी कार्य करता है। इसके सचिवालय में कौन कौन से सदस्य होते हैं तो एक महासचिव होता है, साथ ही साथ 7 देशों से प्रत्येक से एक एक निदेशक यानी कि 7 निदेशक होते हैं कुल, और इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारी इसके अंदर होते हैं। इसके महासचिव की नियुक्ति संस्थापक देशों के मंत्री परिषद के द्वारा की जाती है, प्रत्येक 3 वर्ष के लिए रोटेशन सिद्धांत पे, मतलब कि बारी बारी से प्रत्येक देशों से महासचिव चुने जाते हैं। वहीं इसके शिखर सम्मेलन की बात करें तो प्रत्येक 2 वर्षों पे इसका शिखर सम्मेलन किया जाता है और ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में किया जाता है। आगे हम देखते हैं सार्क के गठन का आधार क्या है, आखिरकार किस आधार पे सार्क का गठन किया गया है। तो पहला इसका आधार है भौगोलिक निकटता। पिछले मैप में आपने देखा कि किस तरह सार्क के 8 देश जो हैं एक दूसरे से भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी नज़दीक हैं, पड़ोसी हैं। तो एक तो ये आधार बन जाता है। दूसरा आधार इसका बनता है सांस्कृतिक एवं धार्मिक समानता। कहीं ना कहीं आप प्राचीन भारत को देखते हैं तो आप पाते हैं कि अखंड भारत की जो परिकल्पना की जाती है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को शामिल कर लिया जाता है।
तो एक तरीके से इनमें सांस्कृतिक और धार्मिक समानता भी विद्यमान है। धार्मिक समानता हम यूँ कह लें कि कहीं ना कहीं बौद्ध और जैन धर्म की जो उत्पत्ति है वो भारत के अंदर मानी जाती है। भारत मानी जाती है, क्या भारत ही उसका ओरिजिन है और भारत से ही निकलकर ये धर्म अन्य देशों में फैले। इस तरीके से एक धार्मिक समानता भी इन देशों के बीच में पाई जाती है। वहीं इन देशों के बीच सामाजिक एवं राजनीतिक समानता भी है और इनके बीच समान समस्याएं भी हैं। जैसे देखा जाए तो सभी देशों में अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, निम्न घरेलू उत्पाद यानी कि लौ जीडीपी, आंतरिक संघर्ष, पिछड़ापन, कुपोषण, प्राकृतिक एवं मानवकृत आपदाएं एक इनके साथ एक साझा समस्याएं हैं। वहीं सार्क के स्थापना के बारे में विभिन्न मत हैं। यहाँ पे सार्क के स्थापना के बारे में विभिन्न मत प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ लोग इसे सार्क की स्थापना राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था बताए जाते हैं। वो इस तरह कि भारत में उस समय में एक मिलीजुली सरकार चल रही थी जो और बांग्लादेश के अंदर जो है सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया था। और इधर पाकिस्तान की आप स्थिति को देखते हैं तो इधर भी सैन्य शासन चल रहा था। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि राजनीतिक उथल पुथल था इन क्षेत्रों में और एक तरीके से भारत और बांग्लादेश के साथ जैसे सीमा विवाद, जल विवाद जैसी समस्याएं थी। पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ सीमा विवाद और जल विवाद था। तो इन समस्याओं को देखते हुए एक तरीके से यहाँ पे एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी। तो इसके उद्देश्य इसलिए इसका गठन किया गया। ये एक कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि भारत का और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा विवाद और जल विवाद चल रहा था इसके कारण इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता थी। कुछ लोग इसे इसके गठन में संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप यानी कि हाथ मानते हैं। उनका मानना यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यह चाहता था कि दक्षिण एशिया में एक तानाशाही सरकार का गठन हो जिसके कारण वो अपना आर्थिक हित को साध सके। उसके बाद कुछ लोग मानते हैं कि तत्कालीन नेपाली शासक वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के प्रयासों से सार्क का गठन हुआ है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। हम देख लेते हैं कि सार्क की स्थापना क्यों हुई है। आखिर क्या कारण थे कि सार्क की स्थापना करनी पड़ी। तो सार्क की स्थापना निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए हुई। पहला क्षेत्र है कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। दूसरा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तीसरा आर्थिक व्यापार एवं वित्त के क्षेत्र में। चौथा सामाजिक मुद्दों के मामले में। पांचवा सूचना एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में। छठवां ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। सातवां शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति तथा अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग करने के लिए सार्क की स्थापना की गई। साथ ही साथ बाद में मतलब इसके स्थापना के समय ये बातें निश्चित की गई थी, लेकिन बाद में इसमें आतंकवाद की समस्या को भी जोड़ा गया। नशीले पदार्थों के स्मगलिंग यानी कि जो अवैध व्यापार होता है नशीले पदार्थों का, उसको इसमें जोड़ा गया। और क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने हेतु ये भी इस मुद्दों को इसमें जोड़ दिया गया बाद के समय में। उसके बाद सार्क का महत्व क्या है, क्यों है, आखिर विश्व के अन्य देश वैश्विक पटल पर सार्क को वैल्यू क्यों देते हैं। तो इसका कारण यह है कि सार्क के क्षेत्रफल की अगर बात कर ले तो कुल सार्क देशों की क्षेत्रफल जो है कुल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है। तो एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र का नेतृत्व करता है सार्क। वहीं जनसंख्या की बात कर ले तो विश्व की जनसंख्या का 21% जनसंख्या सार्क देशों में निवास करती है। तो इस प्रकार से काफ़ी बड़ी जनसंख्या भी है। और वहीं संपूर्ण विश्व के कुल अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की भागीदारी 3.8% अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। और वहीं अगर देखें तो विश्व की सबसे
घनी आबादी वाला ये क्षेत्र है और सबसे उपजाऊ भूमि वाला भी यह क्षेत्र है, इसलिए सार्क का महत्व है। उसके बाद से सार्क के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सार्क को कुछ सिद्धांत फॉलो करने होते हैं। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला सिद्धांत है पारस्परिक सहयोग, यानी कि सार्क के जितने भी 8 सदस्य देश हैं वो एक दूसरे को पारस्परिक सहयोग करेंगे। दूसरा है प्रादेशिक अखंडता का सम्मान, सार्क के सभी देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे एवं उनके प्रादेशिक अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। एक दूसरे के सीमा में घुसपैठ वगैरह करने की कोशिश नहीं करेंगे। सार्क के सभी देश राजनीतिक स्वतंत्रता को मान्यता देंगे, एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता को मान्यता देंगे तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, यानी कि सार्क के कोई भी देश किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ ही साथ इस बात को भी इसमें रखा गया कि अगर द्विपक्षीय संघर्षपूर्ण समस्या को सार्क के विमर्श से बाहर रखा जाएगा। इसका मतलब ये है जैसे अभी वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सारे संघर्ष हैं, लेकिन दो देशों के व्यक्तिगत संघर्षों को इस सार्क के विमर्श से बाहर रखा जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के साथ इतने सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन कभी भी इस मुद्दे को सार्क के पटल पर नहीं उठाया जाता है। उसके बाद से अंतिम है सहयोग द्विपक्षीय या बहुपक्षीय ना होकर पूरक होना चाहिए, यानी कि 8 देशों के बीच में ऐसा सहयोग हो जिससे सभी देशों को लाभ मिले, सभी देशों इसमें शामिल हो। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक या देश 2 या 3 देश के को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पे कोई सहयोग कर लिया जाए। ऐसा सहयोग किया जाएगा, यहाँ पे करना होगा जहाँ पे 8 देशों को लाभ हो रहा हो। बढ़ते हैं आगे। सार्क के गठन का उद्देश्य क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई थी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सार्क के स्थापना का पहला उद्देश्य है साउथ एशिया के लोगों का कल्याण करना एवं इसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा उद्देश्य है दक्षिण एशियाई लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना तथा लोगों की वास्तविक क्षमताओं का आकलन करके इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को तीव्र करना है। तीसरा उद्देश्य है सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं मजबूती प्रदान करना। इसका अर्थ यह है कि सार्क के 8 देश इस तरीके से एक दूसरे पे आत्मनिर्भर बन जाए जिससे इन्हें बाहर के देशों से पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होना पड़े। इसका चौथा उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग देना एवं सक्रिय सहभागिता को मजबूत करना। वहीं इसका 5वां उद्देश्य है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग करना और उसको दृढ़ करना। अगला इसका उद्देश्य है सामान्य हितों के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत करना। अर्थात अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें इन 7 देशों के हित समान हो तो उन मुद्दों पे ये सभी देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं और मजबूती अपना पक्ष रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के साथ सामान्य उद्देश्य एवं लक्ष्य के साथ सहयोग करना, ये थे इसके सार्क संगठन के उद्देश्य। आगे हम देख लेते हैं सार्क के महत्वपूर्ण निकायों के बारे में, यानी कि सार्क के प्रमुख निकाय कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से इसके 4 प्रमुख निकाय हैं। पहला है SDF, अर्थात ये सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है, जैसे गरीबी उन्मूलन, भूखमरी, शिक्षा, कुपोषण आदि के लिए वित्त उपलब्ध करवाता है। सभी देशों के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा गठित बोर्ड द्वारा इसका संचालन किया जाता है। दूसरा है दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, इसकी अवस्थिति भारत में, यानी कि भारत में प्रस्तावित है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और इसके द्वारा
प्रदत्त जो डिग्रियां होंगी वो देश के किसी भी अन्य संस्थानों द्वारा दी गई डिग्रियों के बराबर ही मानी जाएंगी, उनकी मान्यताएं उसी के बराबर होंगी। तीसरा है दक्षिण एशियाई मानक क्षेत्रीय संगठन। इसका सचिवालय बांग्लादेश के अंदर है और इसका उद्देश्य है वैश्विक बाजार में पहुंच बनाना तथा क्षेत्रीय बाजार में सुविधा प्रदान करने हेतु मानकों यानी कि स्टैंडर्ड्स का विकास करना। चौथा है सार्क मध्यस्थता परिषद। यह पाकिस्तान में स्थित एक अंतर सरकारी निकाय है। इसका उद्देश्य है औद्योगिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक, बैंकिंग एवं निवेश से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो उस विवादों के निपटारा हेतु एक कानूनी मंच पर प्रदान करता है। आगे हम देख लेते हैं सार्क की उपलब्धियां। तो सार्क की उपलब्धियों में सबसे पहले जो उपलब्धि आ जाती है वह है FTA का गठन यानी कि फ्री ट्रेड एरिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना सार्क के गठन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि विश्व के अन्य संगठनों से इसकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि यह उनके तुलना में नया संगठन है। इसकी स्थापना से आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी तथा कुछ देशों के व्यापार अंतराल में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी। दूसरा है साप्टा यानी कि साउथ एशिया प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट। साप्टा का गठन वर्ष 1995 में किया गया था। इसका उद्देश्य सार्क देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करना था। मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित है। शुल्क को कम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तीसरा है सैटिस यानी कि सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए गेट्स प्लस के सकारात्मक सूचित दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। चौथा है सार्क विश्वविद्यालय। भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है तथा साथ ही साथ पाकिस्तान में फूड बैंक और ऊर्जा भंडार की भी स्थापना की गई है। उसके बाद क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में सार्क का गठन एक सार्थक प्रयास है। एक प्रादेशिक शासन संरचना के रूप में सार्क का संस्थानीकरण अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। तो इस वीडियो में हमने सार्क को पूरा कवर किया और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।